हमारे देश के लोकतंत्र को पूरे विश्व में सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है। जाहिर है कि जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया की नजर हम पर होती है। वेस्टर्न मीडिया भी इन इलेक्शंस पर अपनी पूरी नजर गाड़ी बैठी रहती है। इसका कारण ये नहीं है कि ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत, या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन इतनी जीवंत तरीके से कराए जाते हैं, बल्कि कारण ये होता है कि इनको भारत के खिलाफ अपना अफसाना बुनने का मौका मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे कह सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। भारत में 2019 के चुनाव के दौरान टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ लिखा, भारत का प्रमुख विभाजनकारी। और अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं केवल एक एग्जाम्पल या फिर एक आर्टिकल के तहत ये कह रहा हूं। स्क्रीन पर नजर आ रही इन सभी तस्वीरों पर नजर डालिए कि आखिर कैसे ये सभी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियां भारत को बदनाम करने के पीछे कितने दिलो जान से लगी रहती है। अभी मैंने आपको बताया कि 2019 के चुनावों में कैसे टाइम मैगजीन ने भारत की जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि इन्हें अधिकार किसने दिया? चुनाव भारत का, नेता भारतीय, जिस जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना है वो भी भारतीय, तो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला इतना दीवाना क्यों हो रहा है? सच कहूं तो इनको ये हक है ही नहीं कि वो भारतीय जनता को उनके प्रतिनिधि चुने जाने पर गाली दे। उनको कोई हक नहीं है कि वो 130 करोड़ वाली आबादी को बौद्धिक रूप से कमजोर कहें। हम आपको यह भी बता दें कि केवल प्रधानमंत्री ही वेस्टर्न मीडिया का टारगेट नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले टाइम मैगजीन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर तक का टैग दे डाला था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों वेस्टर्न मीडिया इंडिया की नकारात्मक तरीके से ब्रांडिंग करता है? उनका भारत को बार बार टारगेट करने के पीछे क्या मकसद है? और आज हम इन्हीं सवालों का पर्दाफाश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें दिखाया गया कि कैसे विदेशी मीडिया भारत को नीचा दिखाने के लिए काम करती हैं। पत्रकार अमोल पार्थ ने वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भारत के सामाजिक और राजनीतिक विकास को गलत तरीके से दिखाने वाले वेस्टर्न मीडिया ब्रांड्स का पर्दाफाश किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, द गार्डियन और बीबीसी जैसे इन पब्लिकेशन में 3000 से ज्यादा ऐसे आर्टिकल पाए गए हैं जिसमें भारत को लेकर के की जाने वाली रिपोर्टिंग असल फैक्ट्स और फिगर्स के बजाय झूठी कहानियों से भरी होती है। साथ ही लगभग 500 हेडलाइंस की एक रिसर्च तैयार की गई जिसमें डर, नफरत, हिंसा, दंगे, हिंदू, कश्मीर, गाय जैसे शब्दों को गलत तरीके से भारत को बदनाम करने की मंशा के साथ इस्तेमाल किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन हेडलाइंस में हर 5 में से एक हेडलाइन में हिंदू और मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट से इतना तो साफ हो जाता है कि ऐसा करने से ना केवल भारत में आंतरिक समस्या आती है, बल्कि वैश्विक तौर पर भी भारत की बदनामी होती है और इससे भारत के राजनयिक संबंधों में भी समस्या आती है। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ केस स्टडीज पर नजर डालते हैं। अगर पहले केस की बात करें तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच अप्रैल 2021 में बीबीसी ने एक शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की जिसका टाइटल था इंडिया कोरोना वायरस राउंड द क्लॉक मास क्रमेशंस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में दिल्ली में होने वाली मास क्रमेशंस को दिखाया गया है और आगे इसमें कहा गया कि लगभग 2 लाख मौत के साथ भारत कोरोना वायरस की चपेट में झुलस रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि भारत ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुली खत्म किया और कोरोना वायरस से कैसे अपनी लड़ाई लड़ी। यहां सोचने वाली बात तो यह है कि जब यूएस, यूके और यूरोप में कोविड की पहली वेव के दौरान लाखों लोग मारे गए थे, तब किसी भी वेस्टर्न मीडिया ब्रांड ने यह नहीं दिखाया कि उनका सो कॉल्ड बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम कैसे अपने घुटने टेक रहा है। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट ने दिसंबर 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल में भारत में पेंडेमिक के दौरान जन्मी माइग्रेंट्स और भुखमरी का बखान किया गया। यहां आपको बता दें कि बीते 10 सालों में भारत ने करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, लेकिन इसको कभी भी वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन के लिए नहीं रखा गया। अब इससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2017 में मैनहट्टन में एक ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट से लगभग 8 लोग मारे गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक डेडलीस्ट टेरर अटैक कहा इस अटैक को, लेकिन जब साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के बेड़े पर जैश-ए-मोहम्मद ने एक खतरनाक टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया, तब इसे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एक्सप्लोजन कहकर के साइड कर दिया। इससे थोड़ा और पीछे जाए तो साल 2017 में इंडियन डिप्लोमेट देवयानी खोबड़ागड़े को न्यूयॉर्क में डिटेन किया गया था। तब भारत में इसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया, तो इसके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर पब्लिश की गई और उसमें दिखाया गया कि अमेरिका के मोरल रूल्स के आगे भारत कुछ भी नहीं है। तो इन खबरों के जरिए आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि इनके भीतर भारत को लेकर कितना द्वेष भरा हुआ है। अब हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे कि आखिर क्यों ये वेस्टर्न मीडिया ब्रांड्स भारत के खिलाफ रहने की पूरी कोशिश करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये नस्लीय पक्षपात, जी हां,
वेस्टर्न मीडिया ब्रांड्स आज भी अपनी नस्लीय पक्षपात जैसी छोटी सोच से नहीं उभर पाई है। इसको अगर उदाहरण से समझे तो साल 2014 में भारत ने मंगल ग्रह पर अपना कदम रखा। इसी के साथ भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना और ऐसा पहले अटेम्प्ट में करने वाला दुनिया का पहला देश बना। लेकिन इस उपलब्धि पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून पब्लिश किया। इसमें भारत को गरीब देश के रूप में दिखाया गया जो कि विदेशियों से मदद मांग रहा था। अब आप देख सकते हैं कि आखिर ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भारत में रहकर ही भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इस बात को लेकर इनके अंदर जरा भी शर्म नहीं होती। लेकिन इन्हें इतना तो समझना ही चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है और इसकी गलतियां सुधारने की भी कोशिश की जानी चाहिए, ना कि उसे केवल ग्लोबली नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। और इन विदेशियों के मन में एक छाप और हमेशा ही रहती है कि उनकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है और इसीलिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वेस्ट साइड की प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। भारत अपना अच्छा और बुरा जानता है और वो उसी के हिसाब से अपने स्टैंड ले रहा है और भारत किसी के भी इशारों पर नहीं चलने वाला है। आप क्या सोचते हैं वेस्टर्न मीडिया के इस प्रोपेगेंडा पर? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।